अविका अपनी सास रंजना के साथ रहा करती थी। अविका का रंग थोड़ा काला था, जिस वजह से उसका पति आशीष उसे छोड़कर चला गया था। आशीष के जाने के बाद रंजना ने अविका को अपनी बेटी की तरह माना था। ऐसे ही एक दिन, रंजना बहन, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी काली बहू को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है? तुम कहना क्या चाहती हो बहन? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ रंजना बहन, तुम अपनी जिस काली बहू पर जान छिड़कती हो ना, जिसको तुमने बेटी बनाकर रखा हुआ है, वो तुम्हारी नाक कटवाना चाहती है। तुम्हारी बहू तुमसे झूठ कह रही है कि वो मंदिर जा रही है। अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे किसी गैर मर्द से बात करते हुए। रंजना की पड़ोसन रंजना के कान भरकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब अविका मंदिर से घर आती है तो रंजना अविका से सवाल जवाब करती है। बहू, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तूने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा? मानती हूँ कि मेरा बेटा तुझे छोड़कर चला गया क्योंकि तेरा रंग थोड़ा सा दबा हुआ है, पर मैंने तुझे कभी भी अपनी बहू नहीं बल्कि एक बेटी की तरह प्यार किया। माना कि तेरी सास गरीब है, लेकिन मुझे तेरी फिक्र होती है। मैं चाहती हूँ कि तेरा घर बसे। अगर तू किसी को पसंद करती है तो मुझे बता सकती है, और अगर यही बात मुझे किसी और से पता चल रही है तो मुझे कितना बुरा लगेगा। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? एक तरफ आप मुझे बेटी कह रही हैं और दूसरी तरफ मुझ पर ही शक कर रही हैं। मेरा किसी से कोई नाता नहीं है। मैं नहीं जानती कि किसी ने आपको क्या कहा है। इतना बोलकर अविका रोने लगती है, जिसके बाद रंजना उसे सारी बात बताती है। ये सारी बातें सुनने के बाद अविका रंजना से कहती है, अविका बहू, मैं नहीं जानती कि तेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन अमित अच्छा लड़का है और मैं चाहती हूँ कि तू उससे शादी कर ले और अपना घर बसा ले। माँ जी, आप जिस लड़के की बात कर रही हैं, वो मेरे स्कूल का दोस्त है। वो भी इसी गांव में रहता है। आज जब उसने मुझे मंदिर के बाहर देखा तो बस वो मुझसे हाल समाचार पूछने लगा। मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अब रंजना की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है और वो अविका से माफी मांगती है। समय यूं ही बीतता जाता है और अविका का दोस्त अमित अब धीरे धीरे रंजना से भी बात करने लगता है। इस तरह से रंजना अमित को बहुत अच्छे से जानने लगती है और कहीं ना कहीं अब रंजना अमित को अविका के लिए पसंद करने लगती है। रंजना चाहती थी कि अविका की शादी उससे हो जाए ताकि उसके जाने के बाद अविका अपनी आगे की जिंदगी जी सके। अविका बहू, मैं नहीं जानती कि तेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन अमित अच्छा लड़का है और मैं चाहती हूँ कि तू उससे शादी कर ले और अपना घर बसा ले। पर माँ जी, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, आपके घर की बहू हूँ, और आप अपने एक घर की बहू की विदाई करना चाहती हैं। हाँ बहू, क्योंकि मैंने कभी तुझे अपनी बहू नहीं माना, और आज अगर तेरी जगह मेरी कोई बेटी होती ना, तब भी मैं यही करती। मुझ गरीब से जितना बन पड़ेगा मैं उतना करूंगी तेरे लिए। रंजना के कहने पर अविका भी शादी के लिए मान जाती है। बहुत जल्द रंजना अमित के घर जाकर अमित का हाथ अविका के लिए मांग लेती है, पर क्योंकि अविका का रंग थोड़ा काला था, इस चीज का फायदा अमित की माँ उठाने की सोचती है और वो रंजना के सामने दहेज की शर्तें रखती है। देखिए बहन, आपकी बहू में दो कमियां हैं। पहली बात तो ये कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसका पति यानी कि आपका बेटा उसे छोड़कर चला गया है। दूसरा, आपकी बहू का रंग थोड़ा काला है। अब मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगी तो जाहिर सी बात है ना कि थोड़ा दहेज भी लगेगा। आखिर मुझे भी तो समाज वालों को दिखाना पड़ेगा ना। आप चिंता मत करो बहन, मुझ गरीब से जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी। बस मेरी बहू की विदाई होने दो, वो एक खुशहाल जीवन जीने लग जाए। जितना बन पड़ेगा उतना नहीं बहन, कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा दहेज दे सको ताकि देखने वालों का भी मुंह बंद हो जाए। कल को वो ये भी ना कहें कि देखो अमित की माँ अपने बेटे के लिए शादीशुदा बीवी लेकर आई, ऊपर से काली, और हाँ, पैसे और जेवर थोड़े ज्यादा दे देना। रंजना बस अपनी बहू का घर बनता हुआ देखना चाहती थी, इसलिए वो अमित की माँ की सारी शर्तें मंजूर कर लेती है। अब रंजना अपने सभी रिश्तेदारों के घर जाकर उनसे उधार मांगती है, पर कोई भी उसे अविका की शादी के लिए उधार नहीं देता। आखिरकार रंजना अपने सारे गहने बेचकर, अपना घर गिरवी रखकर
अपनी बहू की शादी करवाती है। पर शादी वाले दिन जब अमित की माँ दहेज का सामान देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। माफ करना रंजना बहन, पर आपकी बहू की विदाई नहीं होगी। लेकिन वो क्या बहन, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, या फिर मेरी बहू से? गलती तो आपसे ही हुई है ना रंजना बहन, इसमें आपकी उस गरीब काली बहू का कोई दोष नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि दहेज मुझे इतना चाहिए कि देखने वालों की बोलती बंद हो जाए। इतना कम दहेज देखकर तो मेरी जुबान बंद नहीं हो रही है, समाज वालों की क्या होगी। इसीलिए मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। अब आपकी बहू की विदाई नहीं होगी। अमित की माँ की ऐसी बातें सुनकर रंजना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उससे अपनी बहू की खुशियों की भीख मांगती है। ऐसा मत करो बहन, मेरी बहू के साथ पहले ही धोखा हो चुका है। अगर ये फिर से हुआ तो वो जीते जी मर जाएगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कुछ ही दिनों में आपको और दहेज दे दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद को गिरवी रखना क्यों ना पड़े। रंजना अमित की माँ के पैरों में गिरकर अपनी बहू की विदाई की बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ अमित के साथ अविका आ जाती है। ये सब देखकर अमित को विश्वास नहीं होता कि उसकी माँ इतनी पत्थर दिल की है। जिसके बाद अमित अपनी माँ और वहाँ खड़े सभी लोगों से कहता है, माँ आपने सोच भी कैसे लिया कि सिर्फ दहेज के लिए मैं अविका से शादी कर रहा हूँ। और आंटी जी, आपको दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे रुपए पैसे गहने आप अपने ही पास रखो, क्योंकि मैं अविका से स्कूल टाइम से ही प्यार करता हूँ और मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अविका से ही। मुझे फर्क नहीं पड़ता अविका काली है या किसी की छोड़ी हुई पत्नी। और एक बात, अविका की विदाई आज ही होगी और अभी इसी वक्त। हाय मेरा लाल, तू कितना शरीफ और भोला है जो इन लोगों की बातों में आ गया। बेटा, ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है। मैं तेरी शादी ऐसे घर में कराऊंगी जहाँ हमें बहुत सारा दहेज मिलेगा और वो लड़की तेरी तरह गोरी और अमीर होगी, ना कि इसकी तरह काली और गरीब। माँ, अमीर गरीब तो नसीब का खेल है। कई बार राजा भी रंक और रंक भी राजा बन जाता है। और रही रंग की बात, तो वो भगवान का दिया हुआ है। हम इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकते। बेटा, तू इस लड़की के लिए अपनी माँ से लड़ाई कर रहा है। एक बार तू खुद को देख और इस लड़की को देख। कहाँ बेटा तू चांद का टुकड़ा और कहाँ ये अमावस्या की काली रात। कहाँ हम हाई क्लास लोग और कहाँ ये गरीब भूखे नंगे लोग। बस माँ, बस भी करो। अब आप खुद को मेरी नजरों में कितना गिराओगी। अगर माँ आपने ये विदाई नहीं होने दी तो सोच लेना आपका कोई बेटा नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तू मेरी जान है। अगर तू मुझसे दूर हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। मुझे तेरी सारी बातें मंजूर है। अगर तू कहेगा कि दिन है तो मैं भी कहूंगी कि दिन है। अगर तू कहेगा कि ये काली लड़की गोरी है तो हाँ, ये लड़की गोरी है। बस तू मेरे साथ चल। तू चाहता है ना कि अविका की विदाई हो, ठीक है। रंजना बहन, तुम अपनी गरीब बहू की विदाई करो। अब ना चाहते हुए भी अमित की माँ को उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद रंजना बड़े ही प्यार से अपनी लाडली बहू की विदाई करती है और अमित हमेशा अविका का इसी तरह से साथ देता है। माया घर में अकेली बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और माया खुद से बोलती है, अरे भला इस समय कौन हो सकता है? इतना बोलकर माया दरवाजा खोलती है और वे अपने बेटे तुषार को दूल्हे के रूप में देखती है। साथ ही उसके साथ एक लड़की भी होती है जो कि दुल्हन बनी होती है। ये सब देख माया को कुछ समझ नहीं आता और वो तुषार से बोलती है, अरे बेटा, तू दूल्हे के कपड़े में और ये तेरे साथ लड़की कौन है? ये लड़की तुम्हारी बहू है माँ। मैंने नेहा से शादी कर ली है। मैं ना सब जानती हूँ। मेरा बेटा मुझे बिना बताए शादी तो कर ही नहीं सकता। वो मेरे साथ क्या कहते हैं उसे, प्रैंक कर रहा है। आजकल बहुत चल रहा है ना सोशल मीडिया पर, जिसे देखो वही प्रैंक किए जा रहा है। माँ, ये कोई मजाक नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या आपको नेहा दुल्हन के कपड़ों में नजर नहीं आ रही क्या? मैं आपको दूल्हे के कपड़ों में नजर नहीं आ रहा क्या? तुषार के बार बार समझाने पर माया को अब विश्वास हो जाता है। जिसके बाद वो भी तुषार की खुशी के लिए अपनी बहू नेहा को अपना लेती है और खुशी खुशी उसका गृह प्रवेश करवाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन नेहा अपने सर से पल्लू नहीं हटाती और ये देख माया को बहुत अच्छा लगता है। और एक दिन माया नेहा से बोलती है, अरे वाह, कितनी संस्कारी बहू मिली है मुझे। अपनी सास की बात सुन नेहा खुद से बोलती है, माँ जी,
सर पर दुपट्टा रखना तो मेरी मजबूरी है। अगर मैंने इस दुपट्टे को अपने सर से हटा दिया तो इस घर की शांति भंग हो जाएगी। नेहा मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी माया की एक पड़ोसन घर आती है, जो नेहा को देखते ही पहचान लेती है और नेहा के वहाँ से जाने के बाद माया से बोलती है। अरे माया बहन, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हें यही लड़की मिली जो तुमने इस लड़की से अपनी बेटे की शादी करवा दी? अपनी पड़ोसन की ऐसी बात सुन माया को बहुत गुस्सा आता है और वे अपनी पड़ोसन से बोलती है। बहन, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर के लिए कौन सी लड़की सही है और कौन सी नहीं। मैंने भी अच्छे से देखा है तुम्हारी बहू को, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ जाती हैं, और मेरी बहू तो संस्कारों से भरी पड़ी है। मेरे घर के लिए ये पूरी परफेक्ट बहू है। लगता है बहन तुम्हें अपनी बहू का सच नहीं पता, तभी तुम उसके इतने गुणगान गा रही हो। माया बहन, जब तुम्हें अपनी बहू का सच पता चलेगा ना, तो अब तुम अपने बेटे से खुद लड़ोगी। मुझे मेरी बहू का सारा सच पता है, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। मेरी बहू जैसी भी है बहुत अच्छी है, मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। मैं तुम्हारी और बेइज्जती करूं इससे पहले तुम यहाँ से खुद चली जाओ। अपनी इतनी बेइज्जती होता देख वे औरत अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद माया अपनी बहू नेहा से बात करने के लिए रसोई में जाती है, जहाँ वो नेहा के लंबे लंबे कान देखती है। उसके हाथी जैसे बड़े कान देखकर माया की तो होश हवास उड़ जाते हैं और वे जोर से चीखती हुई अपनी बहू से बोलती है। बहू, ये तेरे कानों को क्या हो गया? इतने बड़े बड़े तेरे कान कैसे हो गए? लग रहा है जैसे कि तू किसी सर्कस में काम करती है। देख बहू, मुझे ये तेरे नकली कान बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, कितने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। इसे अभी निकाल कर फेंक। इतना बोलकर माया अपनी बहू के कानों को खींचने लगती है, जिस पर नेहा अपनी सास के दोनों हाथ अपने कानों से हटाकर उससे बोलती है। माँ जी, ये मेरे असली कान हैं और इन्हीं को छुपाने के लिए मैं हमेशा अपने सर पर दुपट्टा रखती हूँ, ताकि कोई मेरे लंबे लंबे कान को ना देख ले। अगर आपने मेरे इन बड़े कानों को पहले देख लिया होता तो आप ही मेरा मजाक उड़ाती और आप मुझे अपनी बहू के रूप में शायद कभी नहीं अपनाती। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैं जिसे संस्कारी बहू समझ रही थी, वो संस्कारी नहीं बल्कि हाथी जैसे बड़े बड़े कानों वाली बहू है। आने दो तुषार को, उसे तो मैं बाद में बताऊंगी। इस तरह से माया नेहा से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और तुषार के आने का इंतजार करती है। रात होते ही जैसे ही तुषार अपने घर आता है, माया नेहा को खींचकर लाती है और उसके लंबे लंबे कान तुषार को दिखाते हुए उससे बोलती है। निकम्मे, तू मेरे लिए इतनी लंबे कानों वाली बहू लेकर आया है। मैंने तुझसे संस्कारी बहू मांगी थी, लेकिन तू इसे उठाकर ले आया यहाँ पर। तू क्या अंधा हो गया था या तेरे अकल पे पत्थर पड़े थे कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि इस लड़की के कान कितने लंबे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे खुद नहीं पता था कि इसके कान ऐसे हैं? वो बेचारी पड़ोसन मुझे इसके लंबे कानों का सच बताने जा रही थी, लेकिन मैंने उसे ही सुना दिया। हे भगवान, क्या हो गया है मेरे साथ? ये बोलकर माया बैठकर रोने लगती है, जिस पर तुषार अपनी माँ से बोलता है। माँ, आप रोना बंद करो। नेहा ने मुझे या आपको कोई धोखा नहीं दिया है। मैं नेहा के इन लंबे कानों के बारे में पहले से जानता था और नेहा ने मुझे बोला था कि मैं आपको उसके लंबे कानों की सच्चाई बता दूं, पर मैंने ही उसे मना किया था कि आपको अभी कुछ ना बताया जाए, क्योंकि मैं जानता था कि अगर आपको अभी नेहा की सच्चाई पता चल जाएगी तो आप कुछ इसी तरह से रिएक्ट करोगी। अरे बेटा, मेरी रिजेक्ट की छोड़। जब समाज को पता चलेगा ना कि मेरे घर में संस्कारी बहू नहीं बल्कि लंबे कानों वाली बहू आई है, तो उनका क्या रिएक्ट होगा वो तो तुझे बाद में पता चलेगा। लोग हमारा मजाक बनाएंगे और हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। माँ, मैं सब जानता हूँ और इसीलिए तो मैंने नेहा से शादी करी। तू कहना क्या चाहता है? माँ, मैं नेहा से बहुत प्यार करता था, पर वो हमेशा अपने सिर और कानों को ढक कर रहती थी और इसलिए सब उसका अक्सर मजाक बनाया करते थे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने एक दिन नेहा के पास जाकर उससे कहा। फ्लैशबैक। नेहा, तुम सबकी तरह नॉर्मल बनकर क्यों नहीं रहती? सब तुम्हारे साथ साथ मेरा भी मजाक बनाने लगे हैं। तुषार, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ नेहा, क्योंकि तुम हर समय अपने सर पर चुन्नी लपेटे रहती हो। तुम्हारे साथ अब सब मेरा भी मजाक उड़ाते हैं।
अगर तुम भी मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम इस चुन्नी को अभी हटा दो। तुषार के कहने पर नेहा अपनी चुन्नी सर से हटा देती है। सब नेहा के लंबे लंबे कान देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और ये सब देख नेहा बहुत रोती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देख तुषार को बहुत बुरा लगता है और वो भी उसके पीछे जाता है, जहाँ वो देखता है कि पार्क में अकेली नेहा बैठी रो रही होती है और ये देख तुषार उसके पास जाता है और उससे बोलता है, नेहा मुझे माफ कर दो। अपना प्यार साबित करने के लिए मेरी वजह से तुम्हें सभी लोगों के बीच उनके मजाक का पात्र बनना पड़ा। मुझे माफ कर दो। अगर ये प्यार होता है तो तुम्हारा प्यार जीत गया और मेरा प्यार हार गया नेहा। पर मैं अपने प्यार को ऐसे ही मरने नहीं दूंगा। अब मैं किसी को तुम्हारा मजाक बनाने नहीं दूंगा। इतना बोलकर तुषार नेहा के साथ उसके घर जाता है और उसके माँ बाप से बात करके उसे अपने घर वापस ले आता है। फ्लैशबैक आउट। माँ, एक बार आप नेहा की जगह खुद को रख कर देखिए। अगर आपके कान लंबे होते या मेरे कान लंबे होते और लोग हमारा मजाक बना रहे होते तो क्या आप जीना छोड़ देती या आप मुझे अपना बेटा कहना छोड़ देती? अपने बेटे की ये बात सुन माया कुछ नहीं बोलती और वे खुशी खुशी नेहा और उसके लंबे कानों को अपना लेती है, जिसके बाद माया उसे कभी भी उसके कान नहीं छुपाने देती और पूरे समाज में सर उठाकर नेहा को अपनी बहू कहती है। चील चुड़ैल का भूतिया बच्चा। एक व्यक्ति जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वहाँ एक भूतिया चील का बच्चा आ जाता है। चील के बच्चे को देखकर वह आदमी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भूतिया चील उस आदमी के पीछे पीछे जाना शुरू कर देता है। वह आदमी भागता रहता है, लेकिन आखिरकार अंत में वह चील आदमी को पकड़ लेता है, उसे अपने अड्डे पर ले जाता है। वहाँ उसके शरीर को नोच नोच कर भूतिया चील का बच्चा खा जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और ये भूतिया चील उस गांव के हर व्यक्ति को एक एक करके खाना शुरू करता रहता है। ऐसे ही एक दिन रमेश अपनी बीवी मीरा और बच्चे के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में वह भूतिया चील का बच्चा रमेश के परिवार के पीछे लग जाता है। रमेश अपने परिवार को और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भूतिया चील रमेश के बच्चे को पकड़ लेता है और उसे उठाकर ले जाता है। रमेश बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह अपने बच्चे को नहीं बचा पाता। दोनों पति पत्नी रोते हुए घर आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में गांव का एक आदमी रमेश और उसकी पत्नी से कहता है, अरे रमेश, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? पता नहीं भैया, मैं तो अपने घर के साथ मार्केट की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में एक भूतिया चील आया और वह मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। मेरी इकलौती संतान को वह चील ले गया अपने साथ। हाँ भैया, मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमारी आंखों के सामने ही उसे नोच नोच कर खा रहा था और हम कुछ नहीं कर पाए। वह कोई आम चील नहीं था, वह देखने में काफी ज्यादा भयानक था और वह एक शैतानी चील था। धीरे धीरे वो गांव के सब लोगों को मार डालेगा। हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो बहुत चिंता वाली बात है। अगर अभी इस चीज पर पाबंदी नहीं लगाई तो ये चील हमारे पूरे गांव को खा जाएगा। ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ वह चील फिर से आ जाता है और वह इस बार रमेश को उठा ले जाता है। वह आदमी और मीरा दोनों उस चील का पीछा करते हैं। भागते भागते दोनों चील के अड्डे पर पहुँचते हैं। चील रमेश को नोच नोच कर खा रहा होता है, लेकिन मीरा और वह आदमी कुछ नहीं कर पा रहे होते। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे उस गांव की जनसंख्या कम होने लगती है। सभी गांव वाले गांव के सरपंच के पास जाते हैं और उनसे ये सारी बातें बताते हैं। तभी सरपंच कहते हैं, है तो बहुत चिंता का विषय, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उस शैतानी चील से लड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। हाँ सरपंच जी, धीरे धीरे ये गांव के बहुत से परिवार को नष्ट कर रहा है। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जान पहचान में एक तांत्रिक बाबा है। मैं सोच रहा हूँ उन्हें अपने गांव में बुला लेता हूँ, क्योंकि ऐसी शैतानी शक्तियों से लड़ने के लिए तंत्र शक्तियों का ही सहारा लेना पड़ता है। सरपंच जी,
आपका जो मन करेगा वह करिए, लेकिन आप हम गांव वालों को बचा लीजिए। अब ये सब आपके हाथ में ही है। ऐसे ही कुछ दिन बाद गांव के सरपंच अपने जानने वाले एक तांत्रिक बाबा को बुलाकर ले आते हैं। तांत्रिक बाबा मीरा और उस आदमी की मदद से चील के अड्डे तक जाते हैं। तांत्रिक बाबा चील को बुलाते हैं और अपनी तंत्र विद्या शक्ति से उस चील को अपने वश में करके उससे पूछते हैं, दुष्ट चील, तू क्यों इस गांव वालों को परेशान कर रहा है? तू अभी जानता नहीं है मुझे और ना ही मेरी शक्तियों का अंदाजा है। मैं चाहूँ तो तुझे 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर सकता हूँ। नहीं, मुझे मत मारो, मैं बस इस गांव से बदला ले रहा हूँ। कुछ समय पहले मेरी माँ चुड़ैल चील को इन लोगों ने किसी तांत्रिक की मदद से मार डाला था। मेरी माँ तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही थी, लेकिन गांव वालों ने अपने डर के कारण उन्हें मार डाला। इसलिए मैं इस गांव से बदला ले रहा हूँ, क्योंकि एक निर्दोष को उन्होंने मारा। उसी तरह मैं इस गांव के हर उस निर्दोष व्यक्ति को मारूंगा जो इस गांव में रहता है। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इस तरह किसी को सजा दो। मैं इस गांव को नष्ट कर दूंगा, उन्होंने मेरी माँ को मारा है। तांत्रिक बाबा चील को बहुत समझाते हैं, लेकिन चील को उनकी बात समझ में नहीं आ रही होती है। आखिर अंत में हार मानकर वे अपनी मंत्र विद्या शक्ति से चील को जलाकर खाक कर देते हैं और चील हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।